सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू mvidyarthi.com। माई सेल्फ आशीष है और हम पढ़ रहे थे हमारा राजस्थान नगर पालिका एक्ट यानी कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, जिसपे हमारी ऑलरेडी 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी यहाँ पे क्लास नंबर 5 रहने वाली है। अब तक टोटल हमने 25 धाराएं कंप्लीट कर ली और आज हम यहाँ पे धारा नंबर 26 से लेकर और धारा नंबर 30 तक डिटेल में देखने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था धारा नंबर 24 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक अगर पुराने लेक्चर नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को जरूर देखना, जिससे आपका पीछे का भी जो बचा हुआ है वो सब कंप्लीट हो सके। तो चैप्टर 2 हमारा चल रहा था, ठीक है, 26 से लेकर और 30 यानी कि 26 टू 30 तक आज हम यहाँ पे धाराएं देखने वाले हैं। तो आज की क्लास छोटी रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारी धाराएं करा दी जाती है तो फिर आप लोग याद नहीं रख पाते, इसलिए हम छोटे-छोटे टुकड़ों में वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है? शुरुआत करें। तो जिसको भी ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब नोट्स वगैरह चाहिए हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फर्स्ट वेबसाइट पे मिल जाएगी, सेकंड टेलीग्राम पे। कोशिश करना टेलीग्राम पे जाने की, क्योंकि टेलीग्राम पे यहाँ पे क्लास अपलोड होती है तुरंत यहाँ पे पीडीएफ फाइल अपलोड कर दी जाती है आपके नोट्स की। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जिसको भी जो भी पसंद आए टेलीग्राम जरूर विजिट कर लेना, कंटेंट देखना, इसके बाद में नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी धारा नंबर 26। एक मिनट, जस्ट जस्ट 1 मिनट। ओके, धारा नंबर 26। अब देखो धारा नंबर 26 में क्या बताया गया है। धारा नंबर 26 में बताया गया है निर्वाचन में मत देने की रीति। समझ रहे हो? अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों से आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, ऐसे प्रत्येक निर्वाचन में जिसमें मतदान होता है, मतपत्र द्वारा ऐसी रीति मशीन मशीन या फिर मतपेटी से मत दिए जाएंगे और जैसे विहित की जाए। समझ रहे हो? यानी कि विहित की जाए, इसका मतलब यहाँ पे मशीन भी हो सकती है, मतपेटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मत देने की रीति मतलब किस तरीके से यहाँ पे मतदान कराया जाएगा, मशीन के द्वारा या फिर मतपेटी के द्वारा। सेकंड पॉइंट, प्रत्येक निर्वाचन का एक मत होगा। प्रत्येक निर्वाचन का एक मत होगा। यदि कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो मतों की गणना के समय उसके द्वारा दिए गए सभी मत शून्य मानकर नामंजूर कर दिए जाएंगे। ये पॉइंट मैंने आपको जब लास्ट हमारी क्लास थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। किसके अंदर बताया था आप याद करो? पाबंदियां। मैंने बताया था कौन व्यक्ति योग्य होगा, कौन व्यक्ति योग्य नहीं होगा, उसके अंदर वहां पे ये पॉइंट मैं ऑलरेडी वहां पे बताता हुआ आ रहा हूँ। अगर कोई भी एक आदमी 2 3 4 यहाँ पे निर्वाचकों को यहाँ पे मत दे रहा है, तो आप समझ रहे हो उसको यहाँ पे, समझ रहे हो उसका मतलब जो टोटल जितने भी लोगों को वोट दिया है वो सब जीरो माने जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट आती है हमारी नेक्स्ट धारा, यहाँ पे धारा नंबर 27। धारा नंबर 27 के अंदर बताया गया है आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो किसी ने त्याग पत्र सौंप दिया, किसी का मन नहीं है, बीच में काम, उसको काम नहीं करना, उसको काम छोड़ना है। तो अगर मान लो कोई पार्षद है, वो यहाँ पे चुनाव जीत गया, उसको, वो पार्षद का अपना काम कर रहा है, 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, लेकिन 2 साल बाद उसका मन हुआ यार मेरे को ये सब नहीं करना, तो वो तो छोड़ देगा उसका काम, फिर बाकी का 3 साल जो बच रहा है वो काम कौन करेगा? उसके लिए फिर से चुनाव कराए जाते हैं। नीचे देखो, आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएगी। 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र, अब ये पॉइंट मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। आपका ये डाउट होगा यार हाईलाइट क्यों कर रखा है, बताऊंगा। यथाशीघ्र उप निर्वाचन से भरी जाएगी, उप निर्वाचन से। तो यथाशीघ्र का मतलब क्या होता है? यथाशीघ्र का मतलब, इसका मतलब समझो, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, जैसे कि अपने यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अगर ये इस्तीफा दे देते हैं या त्याग पत्र सौंप देते हैं, तो इसके लिए जब चुनाव कराया जाता है ना, तो उस चुनाव में वहां पे कंडीशन होती है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना ही करवाना है। यहाँ पे जो उप निर्वाचन होगा, तो यहाँ पे जो चुनाव होंगे वो यहाँ पे करवाने ही करवाने हैं, उपचुनाव। वो उसके लिए टाइम है, पाबंदी है 6 महीने के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है यथाशीघ्र, यथाशीघ्र का मतलब है यहाँ पे एक फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी आप करवा सकते हो, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फिक्स टाइम नहीं है। और जैसे कि मैं बात करूं अभी यहाँ पे उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति के केस में भी यथाशीघ्र यहाँ पे शब्द यूज लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पाबंदी नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री, आपके इधर से हम बात करें, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के लिए 6 महीने का टाइम होता है मैक्सिमम यहाँ पे चुनाव कराने का। सेकंड पॉइंट, शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया था 5 साल का टोटल कार्यकाल होता है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर 4 साल ही काम किया और फिर यहाँ पे उसने छोड़ दिया अपना काम, तो जो 1 साल बच रहा ना, 1 साल, उसी के लिए यहाँ पे चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन वही मानो कोई आदमी अगर 4.5 साल काम कर लिया, 4.5 साल, या फिर आप इसको यहाँ पे 4 साल और 4 महीने मान लो, 4 साल और 4 महीने मान लो काम कर लिया,
फिर जिसके बाद उसका कितने महीने का काम बच रहा है, उसका 6 महीने का काम बच रहा है। इसको 4 साल और 6 महीने मानो ना, 4 साल और 6 महीने, 4 साल और 6 महीने, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पे कितने महीने का काम बचा है? यहाँ पे अब 6 मंथ यानी कि 6 मंथ का काम बच रहा है। तो क्या बताओ इसके लिए चुनाव कराया जाएगा फिर से? नहीं, इसके लिए चुनाव नहीं करवाया जाएगा। पीछे अब तक लगभग कम से कम 5-7 बार में बता चुका, आज फिर से नीचे बचा हुआ है। नीचे यहाँ पे नीचे फिर से बता रखा है। ऐसा क्यों? क्यों चुनाव नहीं कराया जाएगा? क्योंकि जब 6 महीने बच रहे होते हैं तो आप याद करो, मैं पीछे बताता हुआ आ रहा हूँ। 6 महीने बचते हैं तो वहाँ पे नए चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी जाती है ऑलरेडी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगी अभी आप चुनाव मत कराओ, अगला चुनाव आ रहा है उस टाइम पे आप करवा देना। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखो, आरक्षित सीट संबंधित वर्ग से ही भरी जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो कहीं एससी एसटी की सीट है, कहीं महिला की सीट है, भाई उसी की सीट फिर से भरी जाएगी। और ये मैंने 4 पॉइंट आपको बता ही दिया था, सिंपल था, याद होगी। धारा नंबर 27 26 में मतदान देने की, निर्वाचन में मत देने की रीति बताई गई है। 27 में यहाँ पे बताई गई है, अगर कोई बीच में त्याग पत्र वगैरह सौंप देता है तो यहाँ पे उस सीट को कैसे भरा जाएगा। 28 देख लो, फिर इसके बाद 29 इंपॉर्टेंट है। 28 निर्वाचन अपराध, ये देखो, लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा जूम करता हूं। ओके, लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 1951 में वर्णित, 1951 में एक्ट यहाँ पे बताया गया था। जो एमएलए वगैरह होते हैं ना, अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी करते हैं कुछ भी, तो इनके लिए यहाँ पे बनाया गया है। मिथ्या घोषणा या सूचना छिपाना, 6 माह का कारावास होगा या फिर जुर्माना या फिर दो। ये उन्हीं के लिए है निर्वाचन अपराध। अगर कोई भी यहाँ पे अपराध करता पाया जाता है जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, तो ये मैं पीछे भी बताता हुआ आ रहा था, वहाँ पे भी पाबंदी आई थी, आप याद करो। वहाँ पे कभी 2000 का जुर्माना लग रहा था, कभी 5000 का, कभी 1000 का, कभी 2000 का। ये चीज मैंने बताई थी ना पीछे, आप याद कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, देखो, नगर पालिका एक्ट यहाँ पे है टिपिकल। टिपिकल इसलिए क्योंकि चीजें याद नहीं हो पाती, रटनी पड़ती है। भाई आपका सिलेबस भी तो कम है, ये चीज भी तो देखो, सिलेबस कम क्यों है? गवर्नमेंट ने इसीलिए आपका सिलेबस कम किया, उनको पता है कि आपको रटना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, प्लस रटना भी पड़ेगा। एक्ट काफी लंबा है, इतना छोटा भी नहीं। तो धारा नंबर 28 में कुछ नहीं था, बस अपराध के बारे में छोटा सा बताया गया है। ये पॉइंट याद रख लो, लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951, ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। धारा नंबर 29, इसको 5 स्टार मार्क आप कर सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट। धारा नंबर 24 25 भी इंपॉर्टेंट थी, जिसके बाद में 29 इंपॉर्टेंट है। भ्रष्ट आचरण, अब भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत अंतर्गत क्या क्या आता है, बहुत सारी पॉइंट है यहाँ पे। सारे पॉइंट मैं आपको एक एक बार बताऊंगा, मैं रीडिंग मारूंगा, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, बाकी आपको खुद को पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैं पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी वो फाइल, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब पढ़ोगे 2 बार 3 बार तभी आपको याद होगा, ठीक है? तो पढ़ना, बहुत ज्यादा चांसेज है इस वाली धारा से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो धारा नंबर 29, इसके अंतर्गत बताया गया है भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत क्या क्या आएगा। इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा। किस किस को समझा जाएगा? पहला पॉइंट, अगर कोई रिश्वत लेता पाया जाता है, रिश्वत अर्थात किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा किसी भी व्यक्ति हो, वह चाहे कोई भी हो, किसी परितोषण का ऐसा दान वचन जिसका प्रत्यक्षतः या परोक्षतः यह उद्देश्य होगी। ये उद्देश्य में क्या आता है मैं बता देता हूँ। मान लो कोई भी अधिकारी है, कोई भी एक्स वाई जेड, या कोई भी जो यहाँ पे नगर पालिका का सदस्य है, वो अगर रिश्वत लेता पाया जा रहा है तो वो भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत ही आएगा। हो सकता है वो खुद रिश्वत ले रहा हो, या उसका कोई गुर्गा, उसका कोई एजेंट, उसका कोई आदमी रिश्वत ले रहा हो। आपने देखा होगा कभी रिश्वत लेने डायरेक्ट बहुत कम जाते हैं, डायरेक्ट लोग, वो किसी न किसी को भेजते हैं, वो बीच में कमीशन खाता है जो जाता है वो भी। तो आप समझ रहे हो, वो भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत ही आएगा अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो। खत्म ही, पहला पॉइंट सिंपल सा था, मैंने बोला पढ़ना पड़ेगा, आप ही पढ़ो, इनमें समझाने का बहुत कम है। किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने पर उनकी अपनी, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने, या अपनी उम्मीदवारी वापस लेने, या कोई निर्वाचन लड़ने से हट जाने के लिए, आपने देखा होगा। मान लो फॉर एग्जांपल, एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कहीं पे, मान लो फॉर एग्जांपल हम अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की बात करते हैं। अभी यहाँ थोड़े दिन पहले चुनाव हुए थे। जब चुनाव होते हैं यहाँ पे, अभी मान लो कि जैसे आपने देखा होगा, अगर क्या होता है कि अगर एक ही कैटेगरी के 2 या 3 बंदे अगर चुनाव लड़ जाते हैं, एक ही कैटेगरी के 2 या 3 बंदे, मतलब एक से या कांग्रेस से बीजेपी से वो चुनाव लड़ते हैं, फिर वो निर्दलीय लड़ते हैं, लेकिन वो सभी एक कास्ट के हैं, तो क्या होता है कि उस कास्ट के वोट 2-3 जगह बढ़ जाते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हुआ था 2022 में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए थे, किसी एक ही कास्ट के अगर 2 3 4, अगर एक से ज्यादा अधिक लोग अगर वहां पे चुनाव लड़ते हैं तो उनके वोट बढ़ जाते हैं। वोट बढ़ने की वजह से क्या होता है, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पावर होती है, वो बाकी लोगों को दबाने की कोशिश करता है। जो जो 2 3 4 उठ रहे हैं ना, उनको दबाता है, भाई तुम चुनाव मत लड़ो, अपना ही नुकसान है। नुकसान डेफिनेटली उन सभी का होता है, क्योंकि वोट बट गए तो वो तो डेफिनेटली हारेंगे। लेकिन अगर कोई एक दूसरे को दबाता है कि तू चुनाव मत लड़ और तू तेरा समर्थन मेरे को दे दे, ऐसा होता है,
तो ये भी यहाँ पे भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आपने कई बार देखी होगी, वो जब किसी को टिकट नहीं मिलता फिर निर्दलीय उठने, आजकल ज़्यादातर निर्दलीय लड़ते हैं सब, अगर यहाँ पे टिकट नहीं मिलता तो। सिंपल पॉइंट था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट थर्ड एंड 4 नंबर का पॉइंट। थर्ड नंबर का पॉइंट देखो, थर्ड नंबर का पॉइंट, किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन को किसी निर्वाचन में मत देने। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई किसको वोट देना चाहता है लेकिन उसको पाबंद किया जाता है, नहीं तू उधर वोट मत दे, तू इधर वोट दे, तू उसको वोट मत दे, तू मेरे को वोट दे, तो ये भी अपने आप में भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। और नंबर का पॉइंट, किसी व्यक्ति को इस प्रकार खड़ा होने या न होने या उम्मीदवारी वापस लेने या निर्वाचन से हट जाने के लिए। सेकंड पॉइंट में जो मैंने अभी बताया था ना आपको, याद होगा मैंने बताया था एक दूसरे को दबाते हैं, वो आपस में एक दूसरे से सेकंड एंड फोर पॉइंट ही रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का पॉइंट जो भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। ये देखो ये धारा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी थोड़ी देर में आएगा, अगर क्वेश्चन बन गया तो वहां से गलत करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं आपके, मैं बताऊंगा। फिफ्थ नंबर का पॉइंट देख लो अब आप। फिफ्थ नंबर के पॉइंट में बताया गया है, किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करना या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके वह हितबद्ध है देवी या प्रसाद। इसका मतलब होता है एक तरीके से, मैं आपको क्या शब्द यूज लूँ इसके लिए, इसके लिए मैं क्या मतलब, जो लोभ प्रलोभन देते हैं ना, उससे कोई मतलब धोखाधड़ी करते हैं, उसके लिए ये देवीय प्रसाद शब्द, या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा। सिंपल सा, इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ, एक बार फिर से रीडिंग मारते हैं। किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करना या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह जिसका हितबद्ध है देवीय प्रसाद। मैंने सिंपल से इसका बताता हूँ, अगर किसी को पाबंद किया जाता है, किसी के साथ धोखाधड़ी से उससे वोट लिया जाता है किसी भी तरीके से, जैसे मान लो भाई अभी ये पॉइंट फिर से आगे आएंगे ना इसी धारा के अंदर, इससे आपका फिर से क्लियर होगा। लालच दिया जाता है, लोभ दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, गाड़ियां ले लेके वोटों के लिए भेजा जाता है, गाड़ियां दी जाती है, आप आओ हमको वोट, तो उनको सुविधाएं दी जाती है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब यहाँ पे भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। सिंपल था, ठीक है। 6 नंबर का पॉइंट देखो। 6 नंबर का पॉइंट है, लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वेद अधिकार का प्रयोग मात्र हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा। ये पॉइंट अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली इस धारा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है, एक्स वाई जेड कोई भी चुनाव लड़ रहा है, और वो वहां पे लोगों को लालच दे रहा है, क्या लालच, कि मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए लाइट की व्यवस्था करूंगा, हर घर घर में लाइट होगी, हर घर में पानी की सुविधा होगी, हर घर मतलब हर शहर में नहीं, हर रोड पे आपको सिटी बस मिलेगी, ऐसे वैसे मतलब कोई भी लालच देता है, आपने देखा होगा कि मैं सड़कें बनवा दूंगा, नहीं ऐसे वैसे। तो क्या ये यहाँ पे भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा? ये भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे अभी आपके आपके भी केजरीवाल जी, जैसे अभी गुजरात में अभी आपने देखा होगा उनके यहाँ पे रैलियां चल रही है, तो वो क्या बोलते हैं कि हर आदमी का हर महीने 27,000 रुपए का फायदा होगा अगर आप यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आते हो तो वो लोग बोल रहे हैं कि 27,000 रुपए का फायदा होगा हर घर का हर महीने का। फिर वो बताते हैं आपके बच्चों की स्कूल की फी बचेगी, आपका लाइट का बिल बचेगा, पानी का बिल बचेगा। ये सब क्या है? ये सब लालच है, लोभ प्रलोभन है। लेकिन ये किस तरीके का है? ये मतलब आप समझ रहे हो, ये बताया जा रहा है कि मैं आपके लिए ये चीज करूंगा, बताया जा रहा है लोगों को, तभी तो वोट मिलेंगे। या फिर आप देख लो, अपने मोदी जी ने बोले थे भैया हर हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा, वो 15 लाख आज तक नहीं आई। लेकिन ये लोक प्रलोभन के अंतर, सॉरी भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये पॉइंट इंपोर्टेंट इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, लोक नीति की घोषणा, लोक नीति की जहाँ पे लोगों के फायदे की बात की जा रही हो, घोषणा ही की जा रही हो, वो यहाँ पे भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत नहीं आएगा। इंपोर्टेंट मैंने इसको मार्क कर दिया, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट 7 नंबर का पॉइंट, किसी व्यक्ति के धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से उसको मना करने के लिए, ये भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत है। मान लो कोई एक एससी एसटी का कोई एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण बोल रहा है एससी एसटी वाले को कि तेरे को इसको वोट नहीं देना, या फिर एससी एसटी वाला ब्राह्मण को बोल रहा है कि तेरे को इसको वोट नहीं देना, यानी कि आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 7 नंबर का पॉइंट क्लियर। 8 नंबर का, किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या उनकी दुहाई देना भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा। इस पॉइंट को समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी है जो रैली कर रहा है और रैली में वो तिरंगे के नाम पे वोट ले रहा है, तिरंगा दिखा रहा है, वोट ले रहा है। आपने देखा कि जब कभी रैलियां निकलती है ना, तो वहां पे उस पार्टी का झंडा लहराया जाता है, तिरंगा नहीं लहराया जाता है। ये चीज को भी आप नोट नोट करना। तो तिरंगे के नाम पे वोट लेना या फिर कोई भी ऐसी चीज जो धार्मिक हो, धार्मिक प्रतीकों के नाम पे वोट लेना, तो ये यहाँ पे भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा। ऐसा कई जगह पे होता है, लोग ध्यान नहीं देते, बट ये आता है भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत। लेकिन लेकिन कंडीशन, अगर किसी आदमी का चुनाव चिन्ह अगर उसका राष्ट्रीय प्रतीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई
फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई चुनाव लड़ रहा है और उसका इंडियन फ्लैग ही उसका राष्ट्रीय प्रतीक, उसका मतलब अगर कोई चुनाव लड़ रहा है उसका जो इंडियन फ्लैग है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसका जो यहाँ पे जो चुनाव चिन्ह है वो इंडियन फ्लैग है मान लो, तो वो यहाँ पे क्या भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा? वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका वो चुनाव चिन्ह है। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। 8 नंबर का पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। देखो मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, मैंने बताया था आपको रीडिंग मारनी पड़ेगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, पढ़ना अपने आप समझ आएगा आपको। 9 नंबर का पॉइंट, किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या निर्वाचन से नाम वापस लेने, ये पॉइंट मैंने बताया था, सेकंड और 4 नंबर का पॉइंट था इसी धारा के अंतर्गत। आप याद करो, मैंने बताया था एक दूसरे को दबाने का काम किया जाता है, तो ये सब भी किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा भैया आपका भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आपकी यार एक धारा किधर गई? धारा नंबर 29 चल रही, ठीक है। इसके बाद 30, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया 9 नंबर का पॉइंट। 10 नंबर का पॉइंट देख लो एक बार। 10 नंबर का पॉइंट है, परिवहन के लिए उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा लाना ले जाना भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वो पॉइंट वहां कम समझ आ रहा था ना आपको, मैंने बताया था आगे आएगा, आ चुका। आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं ना, तो भाई साहब लोगों के लिए गाड़ियां भेजी जाती है, भाई आप आओ हमको वोट दे के जाओ। ये भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। लेकिन गवर्नमेंट का ये रूल है कि भाई कोई वोट देने आना चाह रहा है, वो उसके मन से आएगा, वो अपने पैसा खर्च करके आएगा, अपने हिसाब से आएगा। लेकिन नहीं, यहाँ लोगों को सुविधाएं दी जाती है, गाड़ियां दी जाती है, जिसके बाद वोट देने आता है। लेकिन ये गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले पाती? गवर्नमेंट एक्शन इसलिए नहीं ले पाती, गवर्नमेंट के पास ये प्रूफ नहीं होता कि यहाँ पे जो उम्मीदवार है, जो चुनाव लड़ रहा है, क्या वो उसके द्वारा आ रहा है, उसके द्वारा गाड़ी भेजी जा रही है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि वो खुद गाड़ी लेके थोड़ी आता है, उसके गुर्गे, उसके एजेंट, उसके काम करने वाले वो आते हैं गाड़ियां लेके लोगों को इकट्ठा करने। तो इसलिए यहाँ पे एक्शन नहीं ले पाती गवर्नमेंट। ये हम नॉर्मली देखते हैं सभी जगह जब भी चुनाव होता है। कभी गांव में देखा होगा ट्रैक्टर लेके भेज दिया जाता है, शहरों में बसें कारें लेके भेजा जाता है। ठीक है, 11 नंबर का पॉइंट, उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए निर्वाचन से संबंधित किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करना। फॉर एग्जाम्पल जो भी यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पे जो आपके रूल बनाए जाते हैं, अगर उनको कोई अनफॉलो करता है, फॉलो नहीं करता, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसको यहाँ पे भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत माना जाता है। या फिर कोई जबरदस्ती झूठ मूठ कोई भी झूठा यहाँ पे रूल बनाया जाता है, जो चुनाव लड़ रहा है उम्मीदवार, वो भी यहाँ पे भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, धारा नंबर 29 खत्म होती है, आपको ये समझ आना चाहिए, रीडिंग मारना, 2 बार मारना, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धारा नंबर 30। धारा नंबर 30 में बताया गया है निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। एक चीज लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, अगर मान लो कोई भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी जो कि यहाँ पे आपने मैंने बताया था, जो भी यहाँ पे मान लो जब भी चुनाव हो रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, ये टीम बनाई जाती है पूरी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मैंने आपको बताया था, याद करो। जब टीम बनाई जाती है, अगर वो कुछ भी गड़बड़ करते हैं, कोई भी अधिकारी या कोई भी जो चुनाव लड़ रहा है, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी सदस्य है, अगर वो कुछ भी गड़बड़ी करता है, तो वहाँ पे जो न्यायालय होता है, जो कोर्ट होता है, वो यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगा, वो यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगा। पहले इसकी कंप्लेंट बनती है, वो मुख्य निर्वाचन आयोग के पास जाती है, राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाती है, जिसके बाद अगर राज्य निर्वाचन आयोग एक्शन लेगा, जिसके बाद अगर कोर्ट को अगर परमिशन देता है राज्य निर्वाचन आयोग, जिसके बाद में ही कोर्ट यहाँ पे न्यायालय यहाँ पे एक्शन ले पाता है। इसमें बस यही बताया गया है। ठीक है, ये सिंपल है, मैंने आपको बता दिया, बाकी आप ये पढ़ लो। किसी सिविल न्यायालय को वार्डों की परिसीमा ने से वार्डों के स्थानों की आवंटन, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी या निर्वाचन के संचालन से संबंधित किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने और उस पर न्याय निर्णय करने की अधिकारिता नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोर्ट कभी भी एक्शन नहीं लेगा डायरेक्ट, ये बताया गया है, अधिकारिता नहीं है, न्याय निर्णय करने की अधिकारिता नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। चलो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब देखो यार, आप ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर से बार-बार बताता हूँ, कुछ दिन के अंदर हमारा शॉर्ट नोट्स आ जाएगा, उस पे काम चल रहा है, क्योंकि अभी अपना चैनल भी छोटा है ना, तो काम करने वाले भी लोग बहुत कम हैं। काम चल रहा है, शॉर्ट नोट्स आएगा पूरा कंप्लीट, और फुल चांसेज़ है कि आरओईयू का पूरा कोर्स का पैकेज आएगा एक, जिसको भी चाहिए हो वो ले लेना। वो शानदार तरीके से, जिसमें जीके आएगी आपका, इधर से नगर पालिका एक्ट, योजनाएँ वगैरह, एक बुक आएगी पूरी, वो आप ले सकते हो, जिसको भी लेना हो, वो आपकी इच्छा है। हम अनाउंस कर देंगे आपको टेलीग्राम, यूट्यूब वगैरह सब जगह। तो अभी तक आपने एम विद्यार्थी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब तभी करना है अगर आपको कंटेंट कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करो, अदरवाइज बिल्कुल भी मत करो, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, तो ये वेबसाइट, जिसको करंट अफेयर्स पढ़ना हो डेली का, आप चाहते हो कि 5 मिनट के अंतर्गत मेरे को यार पूरा करंट अफेयर्स पढ़ने को मिल जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। आप एक बार इस पे क्लिक करना है, आप गूगल पे जाके विजिट करना है, mvidyarthi.com, स्पेलिंग सही से देख लेना, फोल्डर बना हुआ है डेली करंट अफेयर्स, वहां जाके आप डेली का पढ़ सकते हो। ठीक है, और एम विद्यार्थी ऑफिशियल या काम की चीजें अपलोड की जाती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया।
तो कुछ भी डाउट हो आपका कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो, कोई भी डाउट हो। थोड़े दिन के अंतर्गत यहाँ पे आरएस की पूरी कंप्लीट साइंस जो कि आपके सभी एग्जाम में काम आएगी, फिर आपकी कंप्लीट राजस्थान की जीके और साथ में इधर से आपकी हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, मैं खुद पढ़ाऊंगा। नगर पालिका एक्ट के साथ साथ अभी हम राजस्थान की जीके स्टार्ट करने वाले हैं। मैक्सिमम विद इन 7 डे राजस्थान की जीके स्टार्ट हो जाएगी। क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये हम वादा करते हैं आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, सपोर्ट दिखाओ, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज वीडियो शेयर करो, जिससे अपना चैनल ग्रो हो एवं विद्यार्थी ग्रो हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।